सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे और अनकरीब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन ही है। ये हमारे कैडर को वापस से रिवाइंड कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हम लोग कितनी तेज़ी से हमारा जाल फैला रहे हैं। रही बात सीटों पर लड़ने की, कितनी सीटों पर लड़ने का आपने सवाल किए हैं, तो वो मैं आज नहीं बोल सकता आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मैं पूरा आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जीतना ही है और जीतना ही होगा। और जीतने के लिए हम लोग जो मुमकिन ताकत लगाना है वो ताकत लगाकर लड़ेंगे। आपसे पहले जो है लश्करिया साहब मुंबई के अध्यक्ष थे, जब उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया तो काफी बवाल हुआ था। क्या अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या वो पार्टी में है? नहीं, रईस भाई देखिए, बवाल और ये तो सब पार्ट ऑफ ये सब राजनीतिक पार्टियों के हिस्सा ही है। किसी को अगर डिमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को प्रमोट किया जाता है, तो कुछ नाराज़गियाँ होती है। लेकिन ठीक है, वो सब पार्टी अपने लेवल पे दूर कर लेती है वो सारी चीज़ों को। और जहाँ तक रईस भाई की बात है, हमारे जो एक्स अध्यक्ष हैं, उनसे ये पद संभालने से मैं जिस दिन ऑफिस पर आया पहला दिन, उसी दिन मैंने रईस भाई से बात किया था और रईस भाई ने खुद मुझे शुभकामनाएं दी थी और बोले थे कि वो मेरे साथ पार्टी के कामों में, हर काम में वो साथ देंगे। और उनका एक्सपीरियंस भी मैंने बोला कि मुझे मेरे साथ शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में मुझे भी आसानी हो। तो मुझे नहीं लगता कि रईस भाई नाराज़ है। ये सारे चैलेंजेस है मुंबई में, इसीलिए शायद असद साहब ने मुझ पर भरोसा करके यहाँ पर फारूक शाब्दी को भेजे हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नहीं बता सकता, कैसे करना है वो हम लोग का अंदर वॉर रूम है, उसमें तैयारियां हमारी चालू है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि पार्टी फ्लाइंग कलर्स के साथ इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारे रिजल्ट आएंगे। और रही बात लोगों के पार्टी छोड़ने की, आज आप एमआईएम को क्यों सवाल करते मेरे समझ में नहीं आता है। आज एमआईएम ने उनको नगर सेवक बनाई, लेकिन आज आप देखेंगे शिंदे गढ़ हो, अजीत पवार गढ़ के लोगों ने मंत्री पद भोगे, आमदार बने, कहाँ से कहाँ चले गए लोग। जिंदगी पर एहसान अगर माने वो ठाकरे साहब का तो वो कम है, लेकिन मतलब की राजनीति है और जो मतलब ही होता है, जो मतलब परस्त होता है, उसके लिए पार्टी और जनता कोई मायने नहीं रखती। वो सिर्फ कमर्शियल एतबार से वो स्विच करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो चला गया अच्छा ही हुआ हमारे लिए। हम नए लोगों को चांस देंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे इंशाल्लाह। और रही बात आमदार की, आपने बताया बम्बई से आमदार हमारे साथ नहीं, आपकी गलतफहमी है। लास्ट संडे ही हमारा प्रोग्राम था। एमएलए जीता नहीं। एमएलए देखिए, जीतना हारना एक अलग चीज़ है। वो जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी वो जीतेगा, जिसको चाहेगी वो हारेगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी लड़ना हमारा काम है और वो हम लड़ते रहेंगे। और उम्मीद मेरी ये है मुंबई की जनता से कि वो फारूक शाब्दी को नाउम्मीद नहीं करेगी इंशाल्लाह। इसी से जुड़ा हुआ है। कुछ तो देखे होंगे असद साहब ने मेरे अंदर, जब ही मुझे इतनी बड़ी आपको आपकी शायद नॉलेज और मैं बढ़ा दूं आपकी। मुंबई और सोलापुर के साथ साथ मेरे ऊपर महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो साहब को मालूम है कि फारूक शाब्दी दिखने में छोटा है, लेकिन वज़न कितना उठा सकता है वो शायद उनको पता होगा, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं साहब का जो विश्वास है, मुंबई में कोई ऐसा चेहरा नहीं था। वो बोलना बम्बई वालों के साथ मतलब नाइंसाफ़ी होगी। बम्बई में बहुत एलिजिबल लोग हैं, लेकिन ये पार्टी आला कमान डिसाइड करती है कि किसको कहाँ देना है। और मेरा नाता बम्बई से कोई नया नहीं है। मैं भी, मेरा कारोबार वगैरह सारी चीज़ें बम्बई में ही है। मैं लकीली कामा एंड अल्बलेस हॉस्पिटल जो है उसी में पैदा हुआ हूँ। मेरी पैदाइश जो है बॉम्बे की है, तो मैं बॉम्बे के लिए नया नहीं हूँ। तो वही सब सारी चीज़ों को सोचते हुए सदर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी होंगे। और सदर साहब जो जिम्मेदारी मुझे देंगे, वो और एडिशनल चार्ज मुझे दे, मैं वो भी लेने तैयार हूँ और वो भी काम करने तैयार हूँ इंशाअल्लाह। सारी गलतियों को सुधारने के लिए और सारी खामियों को सही करने के लिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी फारूक शाब्दी पर दी है। और जो भी खामियां थी, फारूक शाब्दी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है कि सारी खामियों को दूर करेगा। और पार्टी इलेक्शन हो या ना हो, आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में ज़रूर दिखेगी। हज़ार मुँह हज़ार बातें होती है, हम हर किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते, वो उनका पर्सनल व्यू होगा।
तो वो उनकी सोच के मुताबिक वो बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब को, हम सब पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उसी लिए फारूक शब्दी यहाँ पर आया। देखिए, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता हूँ। अभी आपने बोले कि इतिहास लिखा है, तो जो भी बैठे थे उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया, हो सकता है मैं बैठा हूँ मेरा शुरू हो जाए, तो ये भी इतिहास बनेगा इंशाल्लाह कि जो इस कुर्सी पे बैठा उसका करियर शुरू हो गया, और ये भी एक हिस्ट्री होने वाली है इंशाल्लाह। तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ये हमारे चुनाव लड़ने से जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। एमआईएम चुनाव लड़ रही है तो नए वोटर तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी की वोट बैंक को डेंट लगना ज़रूरी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम हमारी राजनीति ज़रूर करेंगे। अब सामने वाला चाहे जो बोलना चाहे बोले, हमको बी टीम बोले या वो बोले कि हमारे आने से वो हार गया या वो जीत गया, हम लोग उन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। हम लोग वो सोचते भी नहीं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि सत्ता की लालच में जो पार्टी जिनके वोटों पर इन लोगों ने ज़िंदगी भर राज किए, और सत्ता की लालच में इन लोगों ने शिवसेना, जो हमेशा से ही मुसलमानों को नीचे दिखाने का, उनका तुष्टीकरण करने की राजनीति करते, सत्ता की लालच में इन लोग ने हाथ मिला लिया उनसे। आज आप लिस्ट निकाल लो, आपका प्रिंटर थक जाएगा। आप सिर्फ गूगल करो कि हाउ मेनी लीडर्स हैव लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइन बीजेपी, तो आपको अनेक नेताओं की लिस्ट मिल जाएगी। तो इनके पास मुंह नहीं रहा है अभी, तो इससे हम लोग को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये समझता हूँ कि बोलने वाले जो चाहे बोले, जनता बहुत समझदार है, जनता सोच चुकी, समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है कि हमारे मुद्दों को अगर संसद में उठाता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे वो हमारे वक्फ का मुद्दा हो, अजान का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, बीफ का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, ऐसे अनेक मुद्दे जो बेबाकी के साथ उठाते हैं तो वो ओवैसी साहब है। और अगर उनकी टीम नीचे भी ऐसी बनी, अगर आपका भाई विधानसभा चला गया तो ऑन हिज फुटस्टेप्स हम भी सेम आवाज़ें उठाएंगे। देखिए, अच्छे हाईवे पे जाने से पहले ना ख़राब रास्ता आता है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, खड्डे आते हैं, तो अभी हम लोग वो ख़राब रास्ते से गुजर रहे हैं। हमारा भी एक्सप्रेस वे आएगा, और जो भी पार्टी छोड़ के गए मैं तो उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका भी पॉलिटिकल करियर अच्छा हो। देखिए, ये राजनीति है, ये पॉलिटिक्स है, और हर इलेक्शन का समीकरण चेंज होता है। आप 2014 के इलेक्शन को 2019 के हिसाब से नहीं आंक सकते, 2019 के 24 के हिसाब से नहीं कर सकते। जो वो पार्टी में होते हैं बाद में 5 साल के बाद दूसरी पार्टी में आ जाते। 2024 के इलेक्शन में तो समझ ही नहीं आया। 19 में लोगों ने शिवसेना को वोट दिए क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी थी, लेकिन वो माइग्रेट करके कांग्रेस के साथ जुड़ गई और सत्ता में आ गई। 2024 के इलेक्शन में तो लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन सी शिवसेना को वोट देना है, कौन सी राष्ट्रवादी को वोट देना है। तो हर इलेक्शन का सिनारियो अलग अलग होता है। तो इसमें वोटों का जो डिवीज़न है, जो सामने उम्मीदवार है, जो पार्टी की स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके रिजल्ट निकलते हैं। तो हो सकता है कि इन चुनावों में हमारे लिए कारगर स्थिति नहीं थी और हमारे फेवर में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना छोड़ दें। हम लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बलाला साहब पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और वो एमएलए हैं हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनका आदर है, और वो शायद मुंबई के ऑब्जर्वर भी हैं, तो इज़ वेलकम कभी पर भी। लेकिन जैसे आपके आरोप आपने जो लोगों से सुने हो, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे तो पता नहीं है। लेकिन मैं जब ज्वाइन किया हूँ ये पार्टी, तो मेरी पहली शर्त यही थी कि ज़ीरो इंटरफेरेंस पॉलिसी अगर है तो फारूक शब्दी ये ओहदा लेगा। और साहब ने भी बोले कि पार्टी जो चलेगी एज़ पर प्रोटोकॉल चलेगी, वो फारूक शब्दी का खास हो या बलाला साहब का खास हो, वो मायने नहीं रखता है। पार्टी लॉयल्टी के बेस पर वो कितना पुराना है, कितना काम का है, उसकी जीतने की ताकत क्या है, उसी को आधार बनाकर पार्टी टिकट देगी। और यहाँ पर ना फारूक शब्दी की चलेगी, बलाला साहब को हम लोग जो भी है एज़ मुंबई प्रेसिडेंट मैं ही उनको प्रपोज करूंगा कि ये हमारे लोग हैं, इनको टिकट देना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इंसाफ करेगी। तो हर पार्टी के लिए लगता है ये आरोप, वो तो ये तो टिकट की बात है।
पद देने के ऊपर भी आरोप लगता है। जो शिवसेना की वो लेडी थी, वो मैडम, वो बोले मर्सिडीज गाड़ी दो तो पद दे देती थी, वो ऐसा कुछ था। उम्मीद कि आपके दौर में अभी ये नहीं होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे उस चीज़ के लिए कि फारूक शाब्दी यहाँ पर है, यहाँ पैसों का कोई काम नहीं। मैं वही बोलना चाहूँगा जुनेद आपसे कि हम लोग बहुत रेस्टलेस हो रहे, बहुत उतावले हो रहे, हम लोग इलेक्शन तक रुक जाते हैं। मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता, मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसी ऑफिस में आप आकर इलेक्शन के टाइम मेरा इंटरव्यू लोगे और बोलोगे कि आपने जो बोले थे वैसा ही हो रहा है इंशाल्लाह। ये मुंबई की आवाम और मजलिस के चाहने वालों को बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं फारूक शाब्दी बहुत उम्मीद लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। सर मालिक रुस्वा मत कीजिए, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि बम्बई की आवाम के साथ इंसाफ हो। आपके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग 2 कदम आपसे आगे ही रहेंगे, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। बस मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों से स्पेशली, कि जमात के साथ जुड़िए और स्ट्रॉन्ग करिए जमात को, ताकि हम लोग एक अच्छी फ़ाइट दे सके और हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ सके। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका क्या सबूत है कि वो साध्वी सच बोल रही है। साध्वी भले वो साध्वी होंगी, लेकिन वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, इसका तो कोई हमारे पास सबूत नहीं है ना। वो केस को मिसगाइड करने के लिए, और जो बीजेपी का जो ट्रेंड चल रहा है, जो 2 समाज में आपसी इतना इत्तेफाकी पैदा करने का, तो उसके तहत भी ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देकर, और स्पेशली आप लोग इसको भी हाईलाइट ना करें, उसको बोलने दो जो बोलना है, लेकिन ये चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर अफसर ने इल्ज़ाम लगाया तो इसकी तहकीकात होना चाहिए, और वाकई में अगर जो भी कसूरवार है उसको पकड़ना चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। सब मीरा रोड ही नहीं, आज हमारे अक्कलकोट में भी यही सब मसले हैं। तो मैं बस ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। ये हम लोगों को ये सारी चीज़ें देख के, इनकी हरकतों को देखकर हमको ये समझना चाहिए कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। तो ये ज़बरदस्ती का, इनके ही लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी किसी के भी महापुरुष के बारे में अनाप शनाप लिखते हैं, और ये लोग आप हिंदू मुस्लिम तेड़ निर्माण करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमको ये दिखाया है। जैसे आप लोग जिसको सेक्युलर बोलते हैं, वही संग्राम जगताप, अजीत दादा पवार की पार्टी के जाकर हेट स्पीच देते हैं, और जिनकी वजह से आज इतना बड़ा दंगा हो जाता है। वो मंगलसूत्र चोर पकड़कर वो जाकर स्पीच देता है कुछ भी, जिसकी वजह से बेकसूर लोग फंसते हैं, और जिसका कोई लेना देना नहीं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो इनोसेंट है वो लोग बेचारे तकलीफ़ में आते हैं और फंसते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये चीप राजनीति करना बंद करें। राजनीति अगर करना ही है तो विकास के मुद्दों पर करें और लोगों के हित के लिए करें। नहीं, फॉर अलायंस फॉर्मेशन इट इज़ वेरी अर्ली टू से समथिंग अबाउट इट, बट ऑब्वियसली वी वुड वेट एंड वॉच कि कौन सी पार्टी हमारे पास आती है, और अगर कोई मतलब अच्छा ऑफर रहा सम्मानपूर्वक, जिसमें हमको भी ऐसा लगे कि हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है, तो डेफिनेटली विल गो अहेड। देखिए, लेट VBA कम, देन विल डिसाइड। आवर डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन, सो लेट देम कम एंड देन विल डिसाइड। देखिए, उम्मीद तो ये है कि सरकार उनकी सुनेगी भी नहीं। ये मैं क्लियरली बोलता हूँ हमारे कुरैशी भाइयों को कि ये पत्थर के आगे सर मारने का वो है, लेकिन दुआ हम कर सकते हैं। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत दुआ है। हम दुआ कर सकते हैं कि ये सख्त दिल सरकार का दिल पिघले और ये लोग हमारे साथ इंसाफ करें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कुरैशी जमात का जो ये कारोबार है, ये सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। इसके अंदर अनेक दूसरे धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं और अनेक कारोबार है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। ये अब लाउड स्पीकर की जो बात है वो हम लोगों ने काफ़ी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी किए हैं।
ये लोग ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं ये लोग, इनको एजेंडा दिया गया है, वेदर इट बी नीतीश राणे, पडलकर या किरीट सोमैया, कि आप जाओ ये काम आप करो जिसकी वजह से हिंदू पूरा एक हो, मुस्लिम पूरा डिवाइड हो। तो इनकी ये राजनीति है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी ये जो नापाक साजिश है इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और किरीट सोमैया जी प्लीज़ आप रोक दीजिए, नहीं तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने एक सभा में बोले थे कि हमारे पास भी वीडियो है, तो हम वो वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत वायरल करेंगे। देखिए मुद्दे चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एरियाज़ में बेसिक मुद्दे तो हैं। रोड है, सड़क है, गटर है, लाइट है, पानी है, कॉरपोरेशन की स्कूल्स है, कॉरपोरेशन की दवाखाने हैं। तो वैसे तो बेसिक मुद्दे वो हर वार्ड्स में तो है ही। अब एसआरए का मुद्दा जो है, जो स्लम जहाँ पर ज़्यादा थे वो रीडेवलप हो रहे, वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर उसकी बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे जो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए, लेकिन हम उससे भी वंचित हैं, तो हम वो सारे मुद्दों को हमारे मैनिफेस्टो में बनाकर इंशाल्लाह आपके सामने पेश करें।